नमस्कार दोस्तों, एमएस कैंपस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है परमाणु सिद्धांत एवं तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। ये आपकी साइंस की जो बुक है उसमें 7th चैप्टर जो है वो आपका तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण और परमाणु सिद्धांत के नाम से है। इस चैप्टर को हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। हालांकि एक वीडियो में तो ये कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन कोशिश ये रहेगी कि कम से कम वीडियो बना के इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट किया जाए। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। साथ ही साथ यदि आपने केमिस्ट्री के ही और जो चैप्टर्स थे उनको अगर नहीं पढ़ा है तो आप उनकी जितनी भी जो डिटेल्स हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उनके जो लिंक हैं वो मिल जाएंगे वीडियोस के, जहां से आप उनको आसानी से देख पाएंगे। साथ ही साथ ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, तो सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिएगा। तो अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि ये चैप्टर जो है ये 2 भागों में विभाजित है मुख्य रूप से, जिनमें पहला जो भाग है वो परमाणु सिद्धांत में डिवाइड हो गया और जो दूसरा भाग है वो है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। तो हम इन दोनों भागों को अलग अलग पढ़ने की कोशिश करेंगे। पहले जो हिस्सा हम कंप्लीट करेंगे वो परमाणु सिद्धांत वाला कंप्लीट करेंगे, उसके बाद में हम तत्वों के आवर्ती वर्गीकरण को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, प्रश्न भी इसमें से इसी तरीके से पूछे जाते हैं जिससे कि दोनों ही जो पोर्शन है उनमें से बराबरी हो सके। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं परमाणु सिद्धांत को। परमाणु सिद्धांत को समझने से पहले हमको यह पता होना चाहिए कि परमाणु क्या है और परमाणु के बारे में ऐसे कौन कौन से वैज्ञानिक थे, ऐसे कौन कौन से दार्शनिक थे जिन्होंने इसके बारे में शुरुआत में बताना शुरू किया। ठीक है, तो अगर हम परमाणु की डेफिनेशन समझना चाहें तो किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, बहुत छोटा, सबसे छोटा जो कण एक तरीके से अगर हम मान के चलें तो वो परमाणु कहा जा सकता है। ठीक है, भारतीय दार्शनिक भी बहुत सारे थे। देखिए, वैज्ञानिक जो थे, पहले जो वैज्ञानिक कार्य करते थे 18वीं शताब्दी से पहले या उससे भी पहले, उनको दार्शनिक कहा जाता था क्योंकि उनके पास तथ्य होते थे। वैज्ञानिक तरीके से भले ही सिद्ध करने के लिए चीजें ना हो, लेकिन तथ्य उनके पास होते थे, तो उनको दार्शनिक एक तरीके से बोल दिया जाता था। तो ऐसे ही बहुत सारे दार्शनिक थे, जिनमें हम भारतीय दार्शनिकों की बात करेंगे तो भारतीय दार्शनिकों में एक दार्शनिक थे जिनका नाम था कणाद, महर्षि कणाद। इन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया जिसे कणाद सिद्धांत भी कहा जाता है। कणाद सिद्धांत जो इन्होंने दिया वो इस चीज को बताता है कि किसी भी पदार्थ को हम लगातार विभाजित करते जाएं, उसको कंटिन्यूअसली विभाजित करते जाएं, उसको तोड़ते जाएं, 1 से 2, 2 से 4, एक स्थिति ऐसी आएगी जो आगे विभाजन को रोक देगी, मतलब उससे आगे हम उसको विभाजित नहीं कर सकते हैं। तो वो जो पदार्थ का सबसे छोटा भाग होगा उसको ही कहा जाएगा परमाणु। ये तो बताया था किन्होंने? कणाद ने। ऐसे और भी वैज्ञानिक बता रहे थे। दूसरे भारतीय दार्शनिक जो हैं जिनके बारे में भी हमें पढ़ना है, उनका नाम है पकुधा काव्याम। ये भी भारतीय दार्शनिक थे। इन्होंने ये कहा कि ये जो सबसे सूक्ष्मतम कण होता है, मतलब कि ये जो पदार्थ होते हैं, अलग अलग तरीके के जो पदार्थ बनते हैं वो इन कणों के संयोजन से ही प्राप्त होते हैं। मतलब कि एक ही पदार्थ के जो अलग अलग तरीके के, हम इतने तरीके के जो पदार्थों को देख पाते हैं, उन सब में जो मूल बात है वो परमाणु ही है। और अनेक परमाणु अलग अलग तरीके से जुड़ के अलग अलग तरीके के पदार्थों का निर्माण करते हैं। तो ये तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है कि ऐसे कौन कौन से भारतीय दार्शनिक थे जो परमाणु के बारे में बता रहे थे। फिर इनके बाद में एक यूनानी या कहें कि ग्रीक जो वैज्ञानिक थे, ग्रीक दार्शनिक थे, जिनका नाम था ल्यूसिपस। ये देखो, ये थोड़ा सा जो हिस्सा है ये हमको हिस्ट्री टाइप हो जाता है, लेकिन समझना जरूरी है। क्यों? क्योंकि किसी भी चैप्टर को जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसकी थोड़ी बहुत जो है वो प्रस्तावना हमें बनानी पड़ती है। तो ये वही हिस्सा चल रहा है। ठीक है, तो इसमें बोरियत जैसी जो है कोई भी बात मेरे हिसाब से होनी नहीं चाहिए। तो ल्यूसिपस नाम के जो ग्रीक दार्शनिक थे, उन्होंने सबसे पहले जो नाम दिया परमाणु का, ये सूक्ष्मतम कण का, तो वो उन्होंने नाम दिया एटम। और ये एटम नाम जो उन्होंने दिया था वो एक ग्रीक शब्द से दिया था, और वो ग्रीक शब्द था एटोमियो। इस ग्रीक शब्द से, एटोमियो शब्द से जो है वो एटम शब्द की उत्पत्ति हुई। एटोमियो जो शब्द है
इसका मतलब होता है अविभाजित या न काटा जाने वाला। मतलब कि ऐसा भाग जिसे आप आगे ना तो आप विभाजित कर सकते हो और ना ही उसे आगे जो है वो काट सकते हो, वो जो हिस्सा कहलाता है उसे एटोमियो कहा जाता है। तो उन्होंने कहा कि भाई जो परमाणु होता है वो भी कुछ इसी तरीके का होता है जो आगे चलकर विभाजित नहीं हो सकता। तो इसी वजह से ल्यूसिफस ने इसको एटम जो है वो नाम दे दिया। लेकिन दिक्कत क्या थी कि ये केवल और केवल दार्शनिक मत थे, मतलब कि इनका जो है कोई वैज्ञानिक आधार नहीं था, इनको हम सिद्ध नहीं कर सकते थे प्रयोगों के द्वारा, केवल दार्शनिक बातें थी। तो धीरे धीरे ये बातें चलती रही, इतिहास के रूप में बनती गई। फिर विज्ञान के क्षेत्र में जो काम शुरू हुआ अच्छे से वो 18वीं सदी के बाद में होने लगा, खास करके परमाणु के संदर्भ में। तो 18वीं शताब्दी के बाद ऐसे कई वैज्ञानिक आए जिन्होंने अपना मत इसके बारे में दिया और विभिन्न सिद्धांत जो हैं वो इसके प्रस्तुत होने लगे। उन विभिन्न सिद्धांतों में सबसे पहला जो सिद्धांत आता है वो आता है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो अब हम इसे समझने की कोशिश करेंगे कि डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या जानकारियां देता है। ठीक है, तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत क्या जानकारियां देता है, इनको अब हम समझने की कोशिश करेंगे। तो डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत था ये दिया कब गया, तो ये दिया गया है आपकी बुक के अकॉर्डिंग 1808 में। ठीक है, तो इसको देने का जो वर्ष है कि ये किस वर्ष में दिया गया, तो अकॉर्डिंग टू योर बुक 1808 में इस सिद्धांत को दिया गया। किसके द्वारा दिया गया भाई, तो ये दिया गया जॉन डाल्टन के द्वारा, जो कि ब्रिटिश अध्यापक थे। ठीक है, ये सभी जानकारियां आपको नोट भी करनी है। ठीक है, तो नोटबुक लेके बैठे हैं आप कि भाई सन 1808 में दिया गया, जॉन डाल्टन के द्वारा दिया गया। किन पर आधारित था, ये आधारित किन सिद्धांतों पर है, मतलब कि उन्होंने भी कोई आधार तो चुना होगा इसके लिए कि भाई हम इसको किस पर आधारित बताएंगे। तो उन्होंने जो ये सिद्धांत बताया था वो बताया था एक तो रासायनिक संयोजन पर, कि रासायनिक संयोजन पर आधारित है ये सिद्धांत, और एक ये आधारित था द्रव्यमान संरक्षण के नियम पर। ये जो टर्म्स हैं इनको मैं आपको समझाऊंगा अलग वीडियो में कि ये दोनों ही टर्म्स होती क्या हैं। वैसे अगर आप पिछली क्लास में इनको पढ़ के आए होंगे, ठीक है, उसमें एक स्पेसिफिक चैप्टर था, फिर भी नहीं है आती है तो आप कमेंट कर देना, मैं इनको समझा दूंगा अलग से। ठीक है, तो ये आधारित किन पर है, तो रासायनिक संयोजन और द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इन पर आधारित है किसका सिद्धांत, जॉन डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। अब हम देखते हैं कि इस सिद्धांत की प्रमुख जो है वो विशेषताएं क्या क्या है। तो अगर हम देखें कि भाई इस सिद्धांत की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो क्या है, तो सबसे पहली जो इसकी विशेषता आती है, पहली विशेषता वो ये आती है कि प्रत्येक पदार्थ जो है वो छोटे छोटे कणों से बना है और वो जो कण हैं उनको कह दिया जाता है परमाणु। प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से बना है और उन कणों को क्या बोला जाता है, परमाणु। ये इनकी पहली जो है इनके मुख्य बिंदु थे इनके सिद्धांत के कि भाई प्रत्येक पदार्थ छोटे छोटे कणों से निर्मित है और उन छोटे छोटे कणों को हम परमाणु कहते हैं। दूसरे इनके सिद्धांत का मुख्य बिंदु क्या था, विशेष रूप से ध्यान रखने का है, वो ये है कि परमाणु जो है वो अविभाजित कण है। मतलब कि इनके हिसाब से आप परमाणु को विभाजित नहीं कर सकते। आगे चलकर ये थ्योरी इनकी गलत होने वाली है, क्योंकि परमाणु को आगे भी विभाजित किया जा सकता है। उसके अंदर नाभिक होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, नाभिक के अंदर भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो ये आगे चलकर जो है ये सिद्धांत गलत होने वाला है, परंतु उन्होंने इस चीज को कहा कि परमाणु जो है वो कैसा कण है, एक अविभाजित कण है। तीसरी जो उनकी विशेषता थी सिद्धांत की वो ये थी कि अलग अलग तत्वों के परमाणु आकार में, भार में, द्रव्यमान में भी एक दूसरे से अलग अलग होते हैं। मतलब कि एक जैसे नहीं होंगे सबके परमाणु, सभी तत्वों के जो परमाणु होंगे वो अलग अलग, मतलब कि भार में भी अलग होंगे, उनका आकार भी अलग होगा और उनके जो गुण हैं वो भी अलग अलग होंगे।
लेकिन एक तत्व के सभी परमाणु एक जैसे होंगे। समझ रहे हो कि भाई एक जो तत्व जैसे होंगे, लेकिन अलग अलग तत्वों के जो परमाणु हैं वो कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। अर्थात इसका सीधी सी बात जो है वो निकल कर ये आ रही है कि अगर मैं सोडियम लेता हूं, ये सोडियम का मैंने टुकड़ा लिया, तो इस सोडियम के अंदर जितने भी परमाणु होंगे वो सब तो एक जैसे होंगे। लेकिन मैं ये दो चीज लूं, एक तो लिया मैंने सोडियम और एक मैंने लिया पोटेशियम, तो इसके जो परमाणु हैं वो आकार, संरचना और रासायनिक गुणों में पोटेशियम के परमाणुओं से बिल्कुल अलग होंगे। यह चीज किसने बताई थी, डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत में। उन्होंने इस चीज को जो है वो सिद्ध या कहें कि इस चीज के बारे में जो उन्होंने विशेष रूप से बताया था। फिर उन्होंने कहा कि जब दो तत्व या दो परमाणु एक दूसरे से जुड़ेंगे तो वो हमेशा पूर्ण संख्या में जुड़ेंगे, पूर्ण संख्या में जुड़ेंगे, और संख्या कैसी होगी, छोटी होगी। सदैव जो है वो संख्या कैसी होगी, छोटी होगी और पूर्ण संख्या होगी। मतलब पॉइंट वगैरह का जो है वो कोई भी सिस्टम होने वाला नहीं है। जब भी हम देखते हैं जैसे CaCl2, तो देखिए पूर्ण संख्याएं हैं, NaCl ये भी पूर्ण संख्या है। कभी भी हम ऐसे नहीं देखते MgCl 1.5 ऐसे देखते हैं कि कभी, ये नहीं देखते। क्यों, क्योंकि ये संख्याएं जो हैं ये हमेशा कैसी संख्याओं में जुड़ते हैं, पूर्ण संख्याओं में जुड़ते हैं। साथ ही साथ वो संख्याएं होनी कैसी चाहिए, छोटी होनी चाहिए, ज्यादा बड़ी वो संख्याएं नहीं होनी चाहिए। ये सब जो विशेषताएं थी वो, या कहें कि ये मुख्य बिंदु जो थे वो डाल्टन ने अपने परमाणु सिद्धांत में बताए। लेकिन ये सभी जो परमाणु सिद्धांत की विशेषताएं थी, इनमें से कई विशेषताएं आगे चलकर गलत भी साबित हुई। अब वो क्या क्या गलत होंगी उनको भी अभी हम देखेंगे, ठीक है। तो अब आगे क्या होता है भाई कि अब इनकी कमियां अगर हम देखना चाहें कि भाई इनके सिद्धांत की कमी क्या है, तो सबसे पहली जो कमी आई वो यही आई कि परमाणु अविभाजित कण है। ये कमी थी, मतलब कि परमाणु जो है वो अविभाजित कण नहीं होता है, परंतु इन्होंने कहा कि परमाणु अविभाजित कण है। तो इस वजह से इनका जो सिद्धांत है वो थोड़ा सा गलत साबित हुआ। फिर इनकी और भी काफी सारी जो कमियां थी जिनको कि ये सिद्ध नहीं कर पाए कि भाई एक्चुअल में ऐसा होता भी है, या कहें कि उनके जो वैज्ञानिक तथ्य थे उनके बारे में ये इतना ज्यादा जो है वो बता नहीं पाए। इस वजह से इनका जो सिद्धांत था वो कहीं ना कहीं उसमें सुधार की आवश्यकता महसूस हुई। लेकिन हाँ, इनके सिद्धांत की एक सबसे अच्छी बात रही कि इन्होंने नींव रख दी थी वैज्ञानिक खोज की परमाणु के क्षेत्र में। फिर और भी नए नए वैज्ञानिक आने लगे। रदरफोर्ड अपना सिद्धांत लेकर आ गए, तो उन्होंने अपना पूरा प्रयोग करके दिखाया रदरफोर्ड ने, ठीक है। तो ये थॉमसन अपना परमाणु मॉडल लेके आ गए। तो उन सबको प्रेरित करने का जो काम था एक तरीके से वो जॉन डाल्टन ने ही किया था। तो ये जॉन डाल्टन की प्रमुख विशेषताएं, उनके सिद्धांत की कमियां, वो सब हमने इस वीडियो में डिस्कस की। मुझे उम्मीद है कि ये यहां तक का जो टॉपिक था ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर ये समझ में आ गया है तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर कोई हिस्सा इसका समझ नहीं आया तो आप कमेंट कर दीजिएगा, उसे हम अच्छे से फिर नेक्स्ट वीडियो में समझाने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो कैसी लगी ये मुझे आप कमेंट करके जरूर बताना। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर से जरूर कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।